लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि डिबेंचर जब हम इशू करते हैं तो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में क्या होता है, अगर कोई डिबेंचर होल्डर है जो पैसा नहीं देता टाइम पे तो क्या होता है। तो बेसिक से जो एंट्रीज थी वो हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया। अब जो हम आज टॉपिक स्टार्ट करने हैं वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है क्लास 12 के एग्जाम्स के लिए, जिसमें से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में कि डिबेंचर यानी ऋण पत्र कितने तरीके से इशू किए जा सकते हैं, कितने तरीके से ऋण पत्रों का निर्गमन किया जा सकता है। वो टॉपिक हम अभी यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो डिबेंचर्स मेनली दो तरीके से इशू किए जा सकते हैं, एक तो इन कैश में, नगद में, और दूसरा नगद के अतिरिक्त, यानी कि ऋण पत्रों का निर्गमन, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स मेनली दो तरीके से इशू किए जाते हैं। फर्स्ट होता है इन कैश, नगद में, फर्स्ट पॉइंट नगद में, और सेकंड पॉइंट होता है नगद के अतिरिक्त, बी पॉइंट नगद के अतिरिक्त। इसे हम बोल सकते हैं इन कंसिडरेशन ऑफ कैश, और ये विदाउट कैश, या कंसिडरेशन अदर देन कैश भी बोल सकते हैं इसको, कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो दो तरीके से मेनली डिबेंचर इश्यू होते हैं, एक तो कैश में और दूसरा कैश के अलावा। कैश में जो डिबेंचर इशू होते हैं वो टॉपिक अपन कवर कर चुके हैं कि कैश में जब हम डिबेंचर इशू करेंगे तो 8 पार कर सकते हैं सममूल्य पर, 8 डिस्काउंट कर सकते हैं बट्टे पर, 8 प्रीमियम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि कैश के अलावा हम डिबेंचर क्या इशू कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कितने तरीके से डिबेंचर इशू किए जा सकते हैं अदर देन कैश। ठीक है, तो नगद के अतिरिक्त जो है, तो ये जो है ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, डिस्कस्ड। ठीक है, अब बात करते हैं अगर कैश के अलावा डिबेंचर हम इशू करें या ऋण पत्रों का निर्गमन किया जाए तो इसका ऋण पत्रों का निर्गमन मेनली 3 तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, इसका एक क्वेश्चन एग्जाम में फिक्स आएगा डेफिनेटली। तो नगद के अतिरिक्त अगर बात करें तो सबसे पहला अपन पॉइंट पढ़ेंगे इसके अंदर, संपत्ति क्रय के बदले, संपत्ति क्रय, यानी कि हम कोई एसेट्स परचेज करेंगे, और उसके बदले में हम उसको डिबेंचर इशू कर दें। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है व्यवसाय क्रय के बदले, यानी कि फॉर बिजनेस परचेज, यानी हम किसी का बिजनेस खरीदते हैं और उसके बदले में क्या डिबेंचर इशू कर सकते हैं। यस, अगर कर सकते हैं तो इसमें अकाउंटिंग अपन पढ़ेंगे। और थर्ड है हमारे पास में समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में, समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में, एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये है हमारे पास में 3 तरीके के पॉइंट कि अगर हम कैश के अलावा डिबेंचर्स का निर्गमन करते हैं, ऋण पत्रों का निर्गमन करते हैं, डिबेंचर इशू करते हैं तो कितने तरीके से किया जा सकता है। कैश के अलावा भी 3 तरीके से डिबेंचर इशू होते हैं। एसेट्स परचेज, हम किसी से एसेट्स खरीदते हैं, उसको उस एसेट्स के बदले में हम डिबेंचर इशू करते हैं, हमारी कंपनी के, कर सकती है कोई भी कंपनी के पास पैसा नहीं है, कंपनी को कहती है हमारे पास डिबेंचर्स पड़े हैं, आप हमसे डिबेंचर्स ले लीजिए। ठीक है, तो अगर अगला एग्री करता है तो उसे डिबेंचर्स दे दी जाते हैं। दूसरा, किसी का बिजनेस खरीद लिया, तो इसका मतलब भी हम उससे का पूरा कंप्लीटली बिजनेस ले लेते हैं, उसके बदले हम हमारी कंपनी के उसको डिबेंचर इशू कर सकते हैं, यानी कैश की जगह हम उसको डिबेंचर्स दे रहे हैं। कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होता है वो भी अपन कवर करेंगे आज की क्लास में। हम फर्स्ट वाला पॉइंट पूरा कवर करेंगे। इसके साथ ही इन तीनों ही पॉइंट में याद रखना, ये तीनों ही पॉइंट में हम जो डिबेंचर इशू करेंगे वो 8 पार हो सकते हैं, वो 8 डिस्काउंट हो सकते हैं बट्टे पर, और वो 8 प्रीमियम हो सकते हैं।
यानी कि हम जो हमारी कंपनी के डिबेंचर्स दे रहे हैं उनको एसेट्स खरीदने के बदले, या फिर हमने किसी का बिजनेस खरीदा उसके बदले हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं, या फिर हमने कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में हमारे डिबेंचर इशू किए हैं, तो इन तीनों ही केस में हम हमारी जो कंपनी के डिबेंचर्स है वो 8 पार यानी कि सम मूल्य पर, 8 डिस्काउंट यानी कि बट्टे पर, और 8 प्रीमियम यानी कि प्रीमियम पर इशू कर सकते हैं। इन तीनों ही केस में जैसा भी अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन कभी भी ये नहीं बताएगा 90% केसेस में कि आप उसको नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने दे रहे हो। जैसे अभी तक हमने बेसिक से क्वेश्चंस किए, वहां क्वेश्चन में बोलता था कंपनी ने 10,000 अंशों का निर्गमन किया या 15,000 अंशों का निर्गमन किया, एक ऋण पत्र 10 रुपए का था या 100 रुपए का था, उस तरीके से वो आपको नंबर ऑफ डिबेंचर्स हमेशा बताता था। इन क्वेश्चंस में वो आपको नंबर ऑफ डिबेंचर्स नहीं बताएगा, तो सबसे पहला ही काम क्या होगा, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा नंबर ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, क्योंकि ये चीज तीनों ही पॉइंट में कॉमन है, इसलिए मैं पहले बता देता हूं कि जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे तो सबसे पहला काम क्या होगा कि हमें ये पता लगाना है कि हमने उससे जो एसेट्स परचेज की वो 8 पार है, 8 डिस्काउंट है या 8 प्रीमियम। ठीक है, यानी कि हम जो डिबेंचर उसको इशू करेंगे वो 8 पार पे इशू करेंगे, 8 डिस्काउंट पे इशू करेंगे या 8 प्रीमियम इशू करेंगे। सेकंड टास्क होगा कि हमने उससे जो एसेट्स खरीदी उसके बदले में हम जो उसको डिबेंचर्स देंगे वो कितने डिबेंचर्स देंगे वो पता लगाना अपने को। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पर कह सकता हूँ नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे अपने को, जिसका फॉर्मूला यही बता देता हूँ, ये वापस मैं आपको रिवाइज करा रहूंगा क्योंकि तीनों ही पॉइंट में चीज कॉमन। तीनों ही पॉइंट में अगर आप डिबेंचर इशू करोगे एसेट्स के बदले में, बिजनेस खरीदने के बदले में, या कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में, संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में, तो आपको नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने पड़ेंगे, ऋण पत्रों की संख्या आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या है, अमाउंट ड्यू। अमाउंट ड्यू यानी कि अगला आपसे कितने रुपए मांगता है, हम कौन है, हम कंपनी है, मैंने किसी से उसकी एसेट्स खरीदी, किसी से उसका बिजनेस खरीदा, तो उसको मुझे पेमेंट करना पड़ेगा, वो पेमेंट मैं डिबेंचर के रूप में दे रहा हूं, तो कितने रुपए उसको देने बाकी हैं वो यहाँ आ जाएगा अमाउंट ड्यू, अपॉन में आएगा इश्यू प्राइस, इश्यू प्राइस पर डिबेंचर, यानी एक डिबेंचर की इश्यू प्राइस क्या वो हमें पता लगानी है। अब इश्यू प्राइस क्या होता है, अगर हम 8 पार इश्यू कर रहे हैं तब तो 100 रुपए की चीज है, ठीक है, वो मैं 100 रुपए में दे रहा हूं, समझिएगा इश्यू प्राइस क्या होता है उसको यहाँ इश्यू प्राइस, अगर मैं 8 पार बात करूं, 8 पार तो 100 रुपए की मेरी चीज है, यानी ये जो वैल्यू होती है कितने का डिबेंचर है वो उसकी वैल्यू जो होती है उसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू। अब ये जो डिबेंचर से मैं कितने में दे रहा हूं या कितने में अगले को इश्यू कर रहा हूं वो प्राइस जो होती है वो होती है इश्यू प्राइस। यानी 8 पार की अगर बात की जाए तो इसकी फेस वैल्यू क्या होगी, फेस वैल्यू, और यहाँ इसकी इश्यू प्राइस। 100 रुपए की चीज मैं 100 में ही देता हूं तो इश्यू प्राइस भी क्या होगी 100। तो फेस वैल्यू तो चाहे 8 पार हो, 8 डिस्काउंट हो या 8 प्रीमियम हो, तीनों ही केस में फेस वैल्यू हमेशा उसकी 100 रुपए ही रहेगी, यानी चीज है कितने की वो होती है हमेशा फेस वैल्यू। अब मैंने कहा इसको आपने डिस्काउंट पे इशू किया, यानी मैं उसको अगले को दे कितने में रहा हूं, सपोज कीजिए 10% कम में दे रहा हूं डिस्काउंट, यानी मैंने 10 रुपए का दे दिया उसको, तो 100 की चीज मैंने अगले को 90 में दी, तो ये जो इशू प्राइस है ना वो आ जाएगी 90। ठीक है, यानी एक चीज क्लियर है, फेस वैल्यू हमेशा सेम रहती है, इश्यू प्राइस चेंज हो सकती है, 8 पार है, 8 डिस्काउंट है या 8 प्रीमियम है। ठीक है, अगर मैं बात करूं 8 प्रीमियम, यानी 100 की चीज मैंने कहा 10% प्रीमियम पे दी, यानी कि मैंने 110 में दी, तो इश्यू प्राइस जो है वो हो जाएगी 110, यानी फेस वैल्यू क्या रहती है सेम, सिचुएशंस डिपेंड करेगी, 8 पार है, 8 डिस्काउंट है, 8 प्रीमियम है, उस केस में हमारी इश्यू प्राइस जो होती है वो चेंज होती है। तो यहां हमें जो फॉर्मूला के अंदर यूज लेना है वो कौन सी प्राइस यूज में लेनी है, वो लेनी है हमें इश्यू प्राइस, यानी ये वाली, ये याद रखना। क्लियर, चलिए, तो अब मैं आपके फर्स्ट पॉइंट करवा रहा हूं अदर देन कैश में, कि मैं किसी से एसेट्स अगर खरीदूं और उसके बदले में हम हमारी कंपनी के उसको डिबेंचर इश्यू करें तो क्या हम उसकी अकाउंटिंग करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको बी में फर्स्ट पॉइंट लिखूंगा, ए वाला पॉइंट अपन कर चुके हैं कैश वाला, चलिए, तो बी पॉइंट है
डिबेंचर इशू कर रहे हैं उसमें फर्स्ट पॉइंट यानी संपत्ति क्रय तथा ऋण पत्रों का निर्गमन, ठीक है। डिबेंचर इशूड फॉर एसेट्स परचेज। तो इस केस में अगर अकाउंटिंग की बात की जाए तो हमें इस केस में 2 एंट्रीज करनी पड़ेगी, ठीक है। कि हम सबसे पहले तो एंट्री करेंगे उस पार्टी से एसेट्स परचेज करेंगे, ठीक है, उधार में, और सेकंड एंट्री हमारी जो होगी उस एसेट्स के बदले में हम उसको हमारी कंपनी के डिबेंचर इशू करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री यहां पर हो जाएगी हमारे पास स्मॉल ए ऑन एसेट्स परचेज, संपत्ति क्रय करने पर, क्या एंट्री हो जानी चाहिए? एसेट्स खरीदेंगे तो एंट्री होगी एसेट्स अकाउंट डेबिट। जो भी एसेट्स आप परचेज करते हो, नॉर्मली यहाँ पर जो एसेट्स होती है वो फिक्स एसेट्स होती है कंपनी को बिजनेस चलाने के लिए बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, बड़े बड़े इक्विपमेंट ये चाहिए होते हैं, तो ये हम खरीदते हैं और इसके बदले हम हमारी कंपनी के डिबेंचर उनको इशू कर देते हैं। तो जो भी एसेट्स हम खरीदेंगे, बिजनेस में एसेट्स आएगी, एसेट्स आने पर हमेशा डेबिट होती है, एसेट्स जब भी बढ़ती है हमेशा डेबिट की जाती है। तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट। जो भी एसेट्स खरीदेंगे उसका नाम आ जाएगा, ठीक है। बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट खरीदा, प्लांट अकाउंट डेबिट, एक्सेट्रा। और 2 में आ जाएगा टू वेंडर्स अकाउंट। वेंडर मतलब होता है विक्रेता, यानी XYZ जिससे भी हमने खरीदा, हम एंट्री करेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू उस पार्टी का नाम, ठीक है। सेकेंड एंट्री, अब इस एसेट्स के बदले में हमें उसको क्या देने हैं? डिबेंचर इशू करने। अब हम डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, डिबेंचर इशू। तो डिबेंचर इशू किसको करेंगे? जिस पार्टी से हमने उधार में खरीदा, इस वेंडर से मैंने ली थी प्रॉपर्टी, एसेट्स ली थी मैंने, इस वेंडर को मुझे पेमेंट देना है, ठीक है। तो वेंडर कौन हो गया? रिसीवर हो गया। रिसीवर ऑलवेज विल बी डेबिटेड। मैं वेंडर को क्या दे रहा हूँ? मेरे डिबेंचर दे रहा हूँ। तो मैं एंट्री करूंगा नॉर्मल, अगर एंट्री देखी जाए एट पार की, तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट, और 2 में सीधा लिख देंगे परसेंटेज डिबेंचर्स। कोई एप्लीकेशन नहीं, कोई अलॉटमेंट नहीं, कोई फर्स्ट कॉल नहीं, ठीक है। क्योंकि जब हम इनको डिबेंचर इश्यू करते हैं तो सारा का सारा अमाउंट जो होता है फेस, जो भी अमाउंट होगा 100 रुपीज या 10 रुपीज, जो भी उसका डिबेंचर की प्राइस होती है, वो पूरा एक साथ एडजस्ट होता है, ठीक है। हम किस्तों में पैसे इंस्टॉलमेंट में इनसे नहीं लेते। तो हमने पूरा का पूरा अमाउंट कहाँ ट्रांसफर कर दिया? 2% डिबेंचर्स में, ठीक है। अब बात आती है अगर डिस्काउंट पे इश्यू हो तो क्या एंट्री होगी? डिस्काउंट पे इश्यू होने पर वेंडर अकाउंट डेबिट सेम एंट्री होगी। डिस्काउंट हमारे लिए लॉस है क्योंकि हम उसको डिस्काउंट में दे रहे हैं, तो डिस्काउंट हमारे लिए लॉस है और लॉस को हमेशा डेबिट किया जाता है, तो उसे इसी एंट्री के साथ में हम एडजस्ट कर देंगे। तो हम एंट्री कर देंगे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। ये तो है अगर हम इफ इशूड एट डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट पे इशू करें तो। अगर प्रीमियम पे इशू करें तो डिस्काउंट नहीं आएगा, उसकी जगह आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम, और प्रीमियम हमारे लिए प्रॉफिट होगा क्योंकि मैं 100 की चीज किसी को 110 में दे रहा हूँ, है समझ में। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अगर है तो हमारे लिए प्रॉफिट है, इसलिए प्रॉफिट को हम क्रेडिट करेंगे, तो वहां डिस्काउंट नहीं आएगा, वहां आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम, और इसलिए हम लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। इफ इशूड एट प्रीमियम, तो या तो ये होगा या फिर ये होगा, या इन दोनों में से कुछ नहीं होगा, एट पार होगा तो फिर ये सिर्फ वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स आएगा, ठीक है। सिंपल चीज है, एट पार है तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स, एट डिस्काउंट है वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स, प्रीमियम है तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। तो ये हमारी होती है बेसिक सी एंट्रीज जब भी कभी हम एसेट्स परचेज करेंगे और उसके बदले हम हमारी कंपनी के डिबेंचर उनको इशू करेंगे, ठीक है। अब आते हैं अपन इसमें नंबर ऑफ डिबेंचर्स करवा चुका हूं, एक क्वेश्चन करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास में इसका 16, क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा, एक पॉइंट और कर लेते हैं इसके साथ में, क्योंकि इसमें सिर्फ एसेट्स वाला नहीं है, इसी क्वेश्चन में इसी पॉइंट में मैं इसको चेंज कर रहा हूं, और इस बार हम कर रहे हैं किसी का बिजनेस परचेज, ठीक है।
अगर मैं किसी से खाली एसेट्स नहीं खरीदूं, मैं किसी से उसका बिजनेस परचेज कर लूं, व्यवसाय क्रय कर लूं, और उसके बदले, यानी अब मैंने क्या किया, व्यवसाय क्रय, और उसके बदले हमने उसको डिबेंचर इश्यू कर दिए, ठीक है, फॉर बिजनेस परचेज। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं एसेट्स और बिजनेस परचेज में। फर्क सिर्फ ये है, जब हम एसेट्स खरीदते हैं तो हमारे पास सिर्फ एसेट्स आती है, लेकिन जब मैं किसी का बिजनेस खरीदता हूं तो मेरे पास उसके बिजनेस की दो चीजें जो हमारे पास आती है, एक तो उसकी बिजनेस की सारी एसेट्स आएगी, दूसरा उसके बिजनेस की सारी लाइबिलिटीज भी हमारे पास आएगी। यानी मैंने उसका एज इट इज बिजनेस खरीद लिया तो वो एसेट्स भी अपनी मुझे देगा और साथ में लाइबिलिटीज भी मुझे देगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाली एंट्री जहां पर हमने एसेट्स परचेज करने पर एंट्री करी थी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, अब एंट्री जो हो जाएगी बिजनेस परचेज करने पर, एसेट्स आई तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। लाइबिलिटीज भी तो आई हमारे पास में, और लाइबिलिटीज बढ़ने पर हमेशा होती है क्रेडिट, तो हम लिखेंगे टू लाइबिलिटी और टू वेंडर। बस सिर्फ इतना सा चेंज है, जब भी हम क्या करेंगे, किसी का बिजनेस परचेज करेंगे, व्यवसाय क्रय करेंगे, तो फर्क क्या है, सिर्फ एसेट्स नहीं आएगी, लाइबिलिटीज भी आएगी। और अब जब हम वेंडर को पेमेंट करेंगे तो वेंडर को हम पेमेंट करते वक्त वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट पे दिया तो डिस्काउंट, सेम एंट्री एज इट इज होगी, ठीक है, कोई फर्क नहीं है। अब एक पॉइंट ये आता है, कई बार हम क्या करते हैं, इससे बिजनेस जो हम खरीद रहे हैं उसको हम थोड़ा अमाउंट तो कैश में भी दे सकते हैं, यानी बाई चेक दे सकते हैं, और बाकी का अमाउंट अपन डिबेंचर में इश्यू कर सकते हैं। अगर हम बाई चेक पेमेंट करते हैं तो उस केस में यहां पर वेंडर के साथ में यहां आ जाएगा टू बैंक। जब हम वेंडर को पे करेंगे तो यहां पर क्या लिख देंगे, टू बैंक। तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर अब एक क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास में 16, जहां पर हमने किसी का बिजनेस परचेज किया और उसके बिजनेस परचेज करने के बदले उसको डिबेंचर इशू कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन रीड कर देता हूं। विष्णु लिमिटेड ने विपिन लिमिटेड से 12 लाख की संपत्ति और 1,92,000 रुपए के दायित्व के साथ चालू व्यापार खरीदा। विष्णु लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ विपिन लिमिटेड विद द एसेट्स ऑफ ₹12 लाख एंड लायबिलिटीज ऑफ ₹1,92,000। तो हमने किसी का बिजनेस परचेज किया विपिन लिमिटेड से, जिससे मुझे 12 लाख की एसेट्स आई और 1,92,000 रुपए के 1,92,000 की लायबिलिटीज भी हमें मिली। परचेज कंसिडरेशन वॉज पेड बाय इशूइंग 7% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। जो भी परचेज कंसिडरेशन है, यानी कि खरीदने के बदले हमने जो उनको पेमेंट देना है, अब वो डिबेंचर में पेमेंट देना है, ठीक है। गिव द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ विष्णु लिमिटेड फॉर परचेज ऑफ बिजनेस एंड इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। हमें विष्णु लिमिटेड, यानी कि हमने बिजनेस खरीदा है किसका, विपिन का, तो विष्णु लिमिटेड के बुक्स में हमें एंट्रीज करनी है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में इसने 3 पार्ट में बांटा क्वेश्चन को, कि अगर आप डिबेंचर्स 8 पार इश्यू करो तो क्या क्या एंट्रीज होंगी, 8 प्रीमियम इशू करो तो क्या एंट्रीज होगी, और 1 डिस्काउंट इशू करो तो क्या एंट्रीज होगी। याद रखना, जो एंट्रीज में डिफरेंस आने वाला है, 8 पार हो, 8 प्रीमियम हो, 8 डिस्काउंट हो, सब में सेकंड एंट्री चेंज होगी, फर्स्ट एंट्री सेम रहेगी। जब भी हम किसी का बिजनेस खरीदते हैं तो जितने की एसेट्स आई वो एंट्री, जो लायबिलिटीज ले रहे हैं उसकी, और जो उसका अमाउंट ड्यू है उसकी, फर्स्ट यानी कि जो एंट्री है बिजनेस खरीदने पर, वो हमेशा सेम होती है। चेंज जो होता है वो एंट्रीज होती है सेकंड वाली, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री में बता रहा हूं, अगर हम इफ डिबेंचर इशूड एट पार, यदि ऋणपत्र सममूल्य पर क्रय किए गए, तो देखिए इस केस में हमें फर्स्ट एंट्री जो करनी है वो तो है, जब हम किसी का बिजनेस खरीदेंगे तो सारी एसेट्स आएगी, सारी लायबिलिटीज आएगी, पहली एंट्री तो उसकी कर लेंगे अपन। तो मैं उसकी एसेट्स खरीदूंगा, तो अब एसेट्स में सेपरेटली एसेट्स का नाम नहीं लिखा हुआ, क्या क्या एसेट्स है, तो हम उसको नाम दे देंगे सन्ड्री एसेट्स, ठीक है। तो हम फर्स्ट एंट्री करेंगे सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, 12 लाख की एसेट्स हमने उससे ली। 2 में उसने हमें कुछ लायबिलिटीज भी दी, जब भी बिजनेस में लायबिलिटी बढ़ती है हमेशा क्रेडिट होती है, इसलिए मैंने उसको क्रेडिट में लिख दिया, टू सन्ड्री लायबिलिटीज 1,92,000। और 2 में आ जाएगा वेंडर का नाम, और वेंडर यहाँ था विपिन, टू विपिन लिमिटेड अकाउंट। विपिन लिमिटेड हमसे पैसे मांगेगा 10,08,000। सिंपल सी चीज है, 12 लाख की उसने हमें एसेट्स दी तो 1,92,000 की उसने मुझे लायबिलिटीज भी तो दी,
इन लाइबिलिटीज का पेमेंट अब हमें करना पड़ेगा यानी विष्णु लिमिटेड को। तो विष्णु लिमिटेड कहेगा हमें नेट आपके बिजनेस से फायदा जो हो रहा है बेनिफिट वो 10,08,000 रुपए का हो रहा है। 12 लाख के एसेट्स दी तो 192 के लाइबिलिटीज भी तो दिया आपने, ठीक है। तो अब हमें विपिन लिमिटेड को जो पे करना है वो क्या पे करना पड़ेगा, 10,08,000। अब फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास में कि अगर हम सम मूल्य पर डिबेंचर्स दें तो क्या होगा, यानी ना डिस्काउंट ना प्रीमियम कुछ नहीं है, नॉर्मल सी एंट्रीज होगी। इस विपिन को पेमेंट देना है, विपिन लिमिटेड को। विपिन लिमिटेड को पेमेंट देंगे यानी डिबेंचर्स जब हम उससे इश्यू करेंगे तो विपिन लिमिटेड रिसीवर है, रिसीवर को हमेशा डेबिट किया जाता है अकाउंटेंसी में। तो एंट्री करेंगे विपिन्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट और 2 में 7% डिबेंचर्स, 7% ही रहे, यस 7% डिबेंचर्स अकाउंट यानी 10,08,000, 10,08,000। इस केस में अपने को नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने की वैसे जरूरत भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ डिबेंचर्स तब देखे जाते हैं जब डिस्काउंट या प्रीमियम हो, क्योंकि कुछ अमाउंट डिस्काउंट के अकाउंट में जाता है, कुछ अमाउंट प्रीमियम में जाता है अगर प्रीमियम पे इश्यू होते हो तो। लेकिन एट पार में होने पर ना तो डिस्काउंट है ना प्रीमियम है, इसलिए अगर नंबर ऑफ डिबेंचर्स नहीं भी निकाले तो भी चलेगा, बट फिर भी अपन निकाल देते हैं। नंबर ऑफ डिबेंचर्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डिबेंचर्स इज इक्वल्स टू अमाउंट ड्यू डिवाइड बाय इश्यू प्राइस पर डिबेंचर्स। अमाउंट ड्यू है, विपिन लिमिटेड हमसे कितने पैसे मांगता है, विपिन लिमिटेड हमसे मांगता है 10,08,000 रुपए, ठीक है। तो 10,08,000 अमाउंट ड्यू है डिवाइड बाय इश्यू प्राइस। 100 की चीज मैं 100 में ही दे रहा हूं। इश्यू प्राइस का मतलब हम उसको कितने में दे रहे हैं, अगर 8 पार देते तो 100 की चीज 100 में दे रहा हूं। एक डिस्काउंट होता तो कम में देता तो कम वैल्यू आती, प्रीमियम होता तो ज्यादा में देता तो यहाँ ज्यादा वाली वैल्यू आती, ठीक है। अब फिलहाल क्योंकि क्वेश्चन में ना तो डिस्काउंट है ना प्रीमियम, तो 10,80,000 डिबेंचर हम उसको इश्यू करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे 10,080 इंटू 100, 10,08,000। ये है बेसिक एंट्रीज अगर 8 पार इश्यू करें हम तो। अब मैंने आपको बताया चाहे 8 पार हो, 8 प्रीमियम हो या 8 डिस्काउंट हो, फर्स्ट एंट्री तो हमेशा सेम रहती है, क्योंकि हम किसी का भी बिजनेस खरीदेंगे तो खरीदने पर तो ये एंट्री करते हैं, इश्यू करने पर ये वाली एंट्री में चेंजेस आते हैं अगर डिस्काउंट हो या प्रीमियम हो तो, ठीक है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट कह रहा है अगर हम डिबेंचर्स इश्यू कर रहे हैं 5% प्रीमियम पर तो क्या होगा। तो चलिए सेकंड पॉइंट, इफ डिबेंचर्स इश्यूड एट 5% प्रीमियम, ठीक है, यदि 5% प्रीमियम पर हम ऋण पत्र पर निर्गमन आएगा, या क्रय लिख दिया था मैंने, निर्गमन किए जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री में मैंने बताया सेम होगी, एसेट्स खरीदेंगे तो एसेट्स आई, एसेट्स अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटीज आई तो 2 लाइबिलिटीज टू विपी लिमिटेड। अब बात करते हैं यहाँ पर इस एंट्री में क्या फर्क पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो एंट्री है, अब हमें विपिन को पेमेंट देना है। अगेन विपिन कौन है, रिसीवर, रिसीवर को डेबिट कीजिए तो एंट्री हो जाएगी विपिन्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट। इसमें तो जितना अमाउंट क्रेडिट हुआ उतना ही आएगा। अब यहाँ पर है प्रीमियम पे अगर इश्यू करते हैं तो हमें फायदा है, फायदा है तो प्रीमियम पर इश्यू होने पर हम एक अकाउंट ओपन करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम में फायदा है, फायदा है तो उसको क्रेडिट करेंगे, यानी प्रॉफिट है तो क्रेडिट किया जाएगा। तो 2 में लिखेंगे, एक तो 2 7% डिबेंचर्स एंड 2 में आ जाएगा 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। अब देखिए दिक्कत यहाँ है, कितना अमाउंट डिबेंचर्स में जाएगा, कितना प्रीमियम में जाएगा, ये हम बिना नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकाले कभी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन है हमें नंबर ऑफ डिबेंचर्स नहीं पता है, ये हमें निकालना पड़ेगा, इसलिए हम नंबर ऑफ डिबेंचर्स की कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो अब मैं पहले निकालूंगा नंबर ऑफ डिबेंचर्स और वो पता चल जाएंगे तो हमें आराम से यहाँ पर अमाउंट पता चल जाएगा। नंबर ऑफ डिबेंचर्स का फॉर्मूला था अमाउंट ड्यू डिवाइड बाय इश्यू प्राइस पर डिबेंचर, इश्यू प्राइस पर डिबेंचर्स। अमाउंट ड्यू जो है वो है 10,08,000 रुपए, ठीक है, डिवाइड बाय इश्यू प्राइस पर डिबेंचर। एक डिबेंचर की इश्यू प्राइस क्या है, यानी कितने में दिया हमने, ध्यान से देखना, 100 की चीज मैंने 5% प्रीमियम में दी, यानी 105 में हमने वो चीज दी, ठीक है। तो डिवाइड में आ जाएगी 105, सिंपल। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स हो जाएंगे हमारे पास 9,600।
अब ये पता चल गया तो हम आराम से डिबेंचर में अमाउंट फिल कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम में अमाउंट फिल कर सकते हैं। तो 9,600 इंटू 100, यहाँ हमेशा फेस वैल्यू आती है। प्रीमियम जो था 5 रुपये वो अलग से यहाँ लिखेंगे, तो 9,600 इंटू 5, 9,60,000 आ जाएगा परसेंटेज डिबेंचर्स में, और 48,000 आ जाएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम में। सिंपल। तो ये थी हमारे पास, अगर हम डिबेंचर्स प्रीमियम पे इशू करें तो क्या होगा। अब हम पढ़ते हैं थर्ड पॉइंट इसके अंदर, जो है डिस्काउंट पर अगर डिबेंचर इशू करें तो क्या होगा। ठीक है, यानी कि थर्ड पॉइंट अगर बात करें, यही डिबेंचर्स हम 4% डिस्काउंट पर अगर इशू करें, यदि ऋण पत्र 4% बट्टे पर निर्गमित किए जाएं तो क्या होगा। अगेन फर्स्ट एंट्री में कोई चेंज नहीं होगा, फर्स्ट एंट्री सेम होगी। एसेट्स आई तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, लायबिलिटीज आई लायबिलिटीज को क्रेडिट करो, और टू वेंडर। ठीक है, फिर वेंडर को पेमेंट देंगे तो सेकेंड एंट्री में चेंजेस आएंगी। इस बार हमने डिस्काउंट पर दिए, डिस्काउंट यानी कम में दिया, तो हमारी जो 100 रुपए की चीज थी वो हमने 100 से कम में दिए, तो हमें तो नुकसान है, लॉस है। और ये जो लॉस है इसके लिए हम एक अकाउंट खोलते हैं डिस्काउंट के लिए, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का अकाउंट। और ये लॉस है तो लॉस को हमेशा डेबिट किया जाता है। तो हमारी एंट्री जो होने वाली है वो होने वाली है विपिन लिमिटेड अकाउंट डेबिट, विपिन लिमिटेड अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट लॉस है, तो एंट्री हो जाएगी डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, और 2 में आ जाएगा टू 7% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, अगेन जितना क्रेडिट हुआ उतना यहाँ डेबिट हो जाएगा, 10,08,000। अब अगेन दिक्कत यहाँ आने वाली कि कितना अमाउंट डिस्काउंट के अकाउंट में जाएगा, कितना अमाउंट डिबेंचर्स में जाएगा। ठीक है, इसलिए हमें निकालने पड़ेंगे सबसे पहले नंबर ऑफ डिबेंचर्स। नंबर ऑफ डिबेंचर, नंबर ऑफ डिबेंचर का फॉर्मूला होता है अमाउंट ड्यू अपॉन इश्यू प्राइस पर डिबेंचर्स। ठीक है, अमाउंट ड्यू हमारे पास 10,08,000 डिवाइड बाय इश्यू प्राइस पर डिबेंचर कितनी होगी। इस बार हमने कम में दिया तो इश्यू प्राइस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी हमारे पास में। इस बार हमने कम में दिया तो हमारे पास इश्यू प्राइस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, 100 नहीं होगी। इस बार 4% कम कर देंगे तो आ जाएगी 96। तो हमारे पास नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ जाएंगे 10,500। अब ये पता चल गए तो अब हम आराम से लिख सकते हैं डिस्काउंट में कितना अमाउंट आएगा और परसेंटेज डिबेंचर में कितना आएगा। 10,500 इंटू, यहाँ तो हमेशा फेस वैल्यू आती है 100 रुपए। ध्यान रखना इस पे ना तो प्रीमियम का इफेक्ट पड़ता है ना डिस्काउंट का। ठीक है, तो 10,50,000 डिस्काउंट में आ जाएगा 10,500 इंटू एक डिबेंचर्स पर 4 रुपए का डिस्काउंट था, तो 10,500 पर कितने का हो जाएगा 42,000। सिंपल। तो ये थी हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 16 की एंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन अपलोड करेंगे कल। ठीक है, थैंक यू।